दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि रूबी और अथर्व अपनी कंटली के लिए निकल जाते हैं। अब आगे वहीं दूसरी तरफ रघु वहाँ गुस्से में बैठा बीड़ी फूकने लगता है। उसका एक चमचा भागकर उसके पास आता है, बोलता है, भाई वो देखो भाभी। वो एक डायरेक्शन में उंगली करके बोलता है। रघु उस डायरेक्शन में देखता है। आयु और राधा हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े बातें करते हुए चले आ रहे थे। राधा हमेशा की तरह ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मासूम लग रही थी। हाँ भाई, और साथ में आपका छोटा साला भी है, दूसरा चमचा बोलता है। लगता है भाभी काम से आ रही हैं, तीसरा वाला बोलता है। उसे देखकर रघु एक गहरी सांस लेता है और उठकर उनके पास जाने लगता है। सभी चमचे रघु के पीछे पीछे जाने लगते हैं। रघु को सामने से आता देख राधा डर के वहीं खड़ी हो जाती है। अपने हाथ में अपने भाई का हाथ कस लेती है। रघु बस्ती का नामी गुंडा था, सब उससे डरते थे। उसका दिल राधा पर आ गया था, इसलिए उसके सारे चमचे राधा को भाभी बोलने लगे थे। राधा को रघु बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। अपने छोटी भी भाई की चिंता उसे लगी रहती थी। रघु जैसे गुंडे का क्या भरोसा, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रघु जिद पकड़ कर बैठा था कि राधा से ही शादी करेगा। पूरी बस्ती में उसने अनाउंस करा दिया था कि राधा की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो वह उसकी जान ले लेगा। राधा उसकी आइटम है, कोई उस पर लाइन नहीं मारेगा, वरना रघु भाई के हाथों मारा जाएगा। रघु के डर से कॉलोनी के ज्यादा लोग तो राधा से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें रघु का डर था। सब बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो कितना खतरनाक आदमी है। आई को रघु से नफरत थी। जिस तरह से रघु राधा के पीछे पड़ा रहता था, उसका मन तो करता था कि रघु का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो तो था एक छोटा सा बच्चा ही। वो अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता था कि वो अपनी बहन को उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो भगवान से रोज दुआ करता था कि कोई ऐसा इंसान उनकी जिंदगी में भेज दे जो रघु को उसे प्रोटेक्ट कर सके और राधा से शादी करके उसे हमेशा खुश रख सके। उसके लिए उसकी बहन एक राजकुमारी जैसे खूबसूरत थी और वो उसके लिए एक राजकुमार की ही दुआ करता था। रघु उनकी तरफ चलकर आता है। राधा पूरी हिम्मत से खड़ी रहती है। वो आयु के हाथ का अपनी पकड़ कस लेती है। आयु राधा का डर महसूस कर सकता था। आयु रघु को देखता है और उसकी तरफ आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। मैंने तुझे मना किया था ना कि नौकरी पे मत जाना कर। मेरे को पसंद नहीं है। तेरे को जितना पैसा चाहिए अपन देगा, बस ये नौकरी मत कर। रघु राधा के पास खड़े होकर बहुत डरावनी सी टोन में बोलता है। फिर राधा हिम्मत करके बोलती है, तुम कौन होते हो मुझे आर्डर देने वाले? मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। रघु इरिटेट होकर अपना माथा मसलने लगता है। देख, मान जा, अपन बोल रहा है, मेरे सब्र का टेस्ट मत कर। राधा आयु का हाथ कस के पकड़ लेती है। आयु रघु की तरफ गुस्से से घूरता है। रघु फिर से बोलता है, अरे लोग क्या सोचेंगे कि अपन की रघु भाई की बीवी मामूली नौकरी करती है। कुछ तो ख्याल रख अपने मर्द की इज्जत का। राधा गुस्से में बोलती है, बीवी बीवी बोलना बंद करो। मैं कोई तुम्हारी बीवी उबी नहीं हूँ। मैं कभी तुझ जैसे लफंगे गुंडे से शादी नहीं करूँगी। रघु को गुस्सा आ जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है। क्या कहा? शादी नहीं करेगी? अरे पूरी बस्ती में मेरे अलावा तेरे से शादी करेगा कौन? सबको पता है कि तू अपन का इंटरेस्ट है, और अगर किसी के माई के लाल ने तेरे आसपास मंडराने की कोशिश भी की तो अपन उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ देगा। राधा को बहुत दर्द होता है
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयु गुस्से से रघु पर टूट पड़ता है और उसे मारने लगता है। कमीने, छोड़ मेरी दीदी को। साले कुत्ते, मैं मार डालूंगा तुझे, छोड़ मेरी दीदी को। साले कुत्ते, मैं मार डालूंगा तुझे, छोड़ मेरी दीदी को। आयु रघु को थप्पड़ मारे जा रहा था, लेकिन उसकी कमर पर, पेट पर उसके हाथ उसके सीने तक ही पहुंच रहे थे। रघु गुस्से से उसका कॉलर पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है। राधा की आंखें घबराहट के मारे फट जाती हैं। अबे साले, अंडे से निकला नहीं कि शेर से पंगा। अगर तू अपुन का होने वाला साला नहीं होता तो कब का ठोंक डालता अपुन तेरे को। नहीं, छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो। राधा आई को छुड़ाने की कोशिश करती है। कमीने, मेरी दीदी तुझसे बिल्कुल शादी नहीं करेगी। तुम देखना, एक दिन एक राजकुमार आएगा और तुझे मार पीट के मेरी दीदी को तुझसे छुड़ा ले जाएगा। तभी राधा रघु के हाथों को दांतों से काटती है, जिससे आयु को कॉलर छूट जाता है और राधा उसे पकड़ लेती है। वो उसे लेकर तुरंत घर के अंदर भाग जाती है। गुंडे उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रघु इशारा करके उन्हें रोक देता है। घर के अंदर आते ही राधा फटाक से दरवाज़ा बंद कर देती है और दीवार के सहारे लग के रोने लगती है। दीदी, फिक्र मत करो, मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर किसी को भेजे जो आपको रघु से बचाएगा। आयु की बातें सुन राधा रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। इसी तरह वक्त अपनी गति से चलता जाता है और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। ऑफिस में बैठा हुआ धर्म अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो ऑफिस में अकेला बैठा था और कोई भी नहीं था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और एक आवाज़ आती है, माई आई कमिंग इन। अधर्व लैपटॉप से नजरें हटाकर दरवाजे की तरफ देखता है। थोपड़े पर एक स्माइल लिए रोहन दरवाजे पर खड़ा होकर उसके बोलने का वेट कर रहा था। अधर्व उसे देखकर एक गहरी सांस लेता है और वापस लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लग जाता है। कोई जवाब न पाकर रोहन मुंह बनाकर बोलता है, कम इन तो बोलो, मैं अंदर आने का वेट कर रहा हूँ। तभी अधर्व लैपटॉप में ही नजरें गड़ाए हुए बोलता है, मेरी लाइफ में कहीं भी घुसने के लिए तुझे परमिशन की ज़रूरत कब से पड़ने लगी। हाँ हाँ, ये तो सही बोला। रोहन उसकी बात पर हंसता है और अंदर आकर सामने वाली कुर्सी पर फैल जाता है। रोहन पूरे ऑफिस में नजरें घुमाकर पूछता है, क्या बात है, आज तेरी सेक्रेटरी नहीं आई? वैसे तो पूरा दिन उसे साथ में चिपकाता घूमता है। एक पल के लिए भी वो तेरी नज़रों से दूर हो जाए तो तेरी सांसें रुक जाती हैं। रोहन रूबी के बारे में पूछता है। तभी अधर एक बार उसकी तरफ घूर के देखता है, फिर वापस लैपटॉप पे ध्यान लगाकर जवाब देता है, वो घर में है, शाम की इंगेजमेंट पार्टी की तैयारी कर रही है। उसे छोड़ो, तुम बोलो, आज किस बात के लिए सर खाने आए हो? अधर्व लैपटॉप पर देखते हुए पूछता है। अधर्व की बात सुन रोहन मुंह बना लेता है, अबे चलना, मुझे क्या मरने का शौक चढ़ा है? तो मैं तेरा टॉक्सिक दिमाग खाऊंगा। तेरा जहरीला दिमाग खाने का तो ना तो मुझे शौक है और ना ही मेरा मूड है। रोहन अपनी ही बात पर हंस देता है। अधर्व उसकी बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखता है और फिर से लैपटॉप पर काम करना शुरू कर देता है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पड़ा रहता है। लगता है तेरा बिजनेस भगवान के भरोसे चल रहा है। अधर्व की बात सुनकर रोहन मुंह बनाकर बोलता है, कम ऑन, अब क्या मैं अपने भाई से मिलने का भी नहीं आ सकता? और बिजनेस की टेंशन नहीं है मुझे। भगवान की दया से सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अधर्व लैपटॉप बंद करता है और टेबल पर पड़ी एक फाइल उठाकर पढ़ने लगता है। और वैसे आज तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हें घर पर होना चाहिए। आखिरकार तुम्हारी सगाई जो है उस चिमकांडी, मेरा मतलब कि करिश्मा के साथ
रोहन क्रिस्टल बॉल को बैठे बैठे टेबल पर घुमाते घुमाते एक ताने मारने वाले टोन में बोलता है। अधर फाइल बंद करके टेबल पर रखता है और रोहन की तरफ देखकर ऑनलाइन टोन में बोलता है, हो गया तेरा। बाकी तुझे उससे इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक लालची और एहसान फरामोश है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। रोहन अधर की तरफ सीरियस लुक देकर सवाल पूछता है। अधर उसकी तरफ इतने ही सीरियस लुक से देखकर बोलता है, क्योंकि उसका एहसान है मुझ पर। उसने मेरी बहुत मदद की है। रोहन चिढ़कर अपनी आंखों को रोल करता हुआ बोलता है, ओ कम ऑन, एहसान माई फुट। जितना उसने किया था उससे कई गुना ज़्यादा कर चुके हो तुम उसके लिए। सब कुछ तो दे चुके हो उसे, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी। तुम्हारे पैसों की शॉपिंग और ज्वेलरी पर तो वैसे उड़ाती है जैसे उसके बाप का हो। और अब तुम्हें उससे शादी भी करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ छोड़ दे उसे। इतना भी कुछ खास नहीं किया था उसने जो तुम उसके लिए अपनी फीलिंग को मार रहे हो। फीलिंग? अधर हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछता है, आखिर कौन सी फीलिंग की बात कर रहा है? कौन सी फीलिंग की बात कर रहे हो? वो फीलिंग जो तुम्हारे दिल में रूबी के लिए है। रोहन उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अगर ऐसा है तो अब तक उसे अपने पास क्यों रखे हो? और 2 महीने पहले लंदन में उस समीर को लहूलुहान कर अधमरा क्यों कर दिया था तुमने? समीर का नाम सुनते ही अधर की आंखों ने गुस्सा उतर आता है। वो खिड़की को कोने को जोर से पकड़ लेता है और गुस्से से दांतों को कसते हुए बोलता है, दैट बास्टर्ड, ही kisses her, it kissed her in her lips। रोहन उसकी आंखों में उतरते गुस्से को देखकर स्माइल करता हुआ बोलता है, फिर क्या हुआ? किसी तो था। तुझे इतना फर्क क्यों पड़ा है? अधर गुस्से से रोहन की तरफ देखता हुआ बोलता है, क्या हुआ? मेरा बस चलता तो मैं उसकी खाल उधेड़ देता। मैं हिम्मत कैसे हुई उसकी रूबी को किस करने की? ब्रो, कमाल हो तुम भी। एक तरफ कहते हो फीलिंग नहीं है, फिर किसी और को उसे छूते हुए देखकर नहीं सकते हो। अधर उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने के अलावा कोई काम नहीं है ना? रोहन उसकी जिद को देखकर हार मान लेता है। तुझे समझाने से अच्छा है मैं दीवार पर ही सर मार लूं। एक दिन तू रिग्रेट करेगा, याद रखना। ये बोलकर रोहन ऑफिस से चला जाता है। अधर वहीं खिड़की पर सिगरेट फूंकता हुआ खड़ा रहता है। शाम को अधर की ओर करिश्मा की एंगेजमेंट पार्टी थी। अधर के बंगले को किसी राजमहल की तरह सजाया गया था। पूरा बंगला लाइट से जगमगा रहा था। डेकोरेशन की तो इतनी कमाल थी कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। शहर के बेस्ट डेकोरेटर को बुलाया गया था बंगले को डेकोरेट करने के लिए। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। थोड़े ही टाइम में अधर ने बिजनेस में इतना नाम कमाया था कि शहर का हर बिजनेसमैन उनकी गुड बुक्स में आना चाहता था, उसके साथ बिजनेस करना चाहता था। बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए थे। रोहन के मॉम डैड भी थोड़ा देर पहले आ गए थे ताकि तैयारियों को देख संभाल सकें। ऑफ कोर्स अधर के लिए वो उसके खुद के माँ बाप के जितना ही मायने रखते थे। रोहन में मॉम डैड भी अधर और रोहन को एक जैसा ही प्यार करते थे, खासकर पुष्पा। वो आते ही नौकरों के सर पर चढ़ जाती हैं, सारी तैयारियां अपनी आंखों के सामने करवाती हैं। आखिर उसके बेटे की सगाई है। हालांकि करिश्मा उसे भी पसंद है नहीं है, लेकिन वो अधर की मर्जी के आगे चुप हो जाती हैं। करिश्मा के तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पिछले 2 दिन से लगातार आज के दिन के लिए शॉपिंग किए जा रही थी।
करिश्मा दिन भर से पार्लर में बैठी हुई मेकअप में नहा रही थी, ताकि आज रात इंगेजमेंट पार्टी में वह अधर्व को अपनी तरह अट्रैक्ट कर सके। वो खुशियों के साथ में आसमान पर थी। आखिर आज फाइनली उसका सपना पूरा होगा। पूरी दुनिया के सामने वो अधर्व की मंगेतर बन जाएगी। बड़ी मुश्किल से उसने आज की इंगेजमेंट डेट फिक्स करवाई थी, वरना अधर्व तो इसे पोस्टपोन पे पोस्टपोन किए जा रहा था। उसने इमोशनल होकर अधर्व को वो सब कुछ याद दिलाया जो उसके लिए अधर्व के लिए किया था। अधर्व का किया हुआ वादा याद दिलाया। तब कहीं जाके अधर्व माना है इंगेजमेंट के लिए। एक तरफ जहां करिश्मा खुशियों के आसमान में उड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रूम में बैठी रूबी दर्द भरे समंदर में डूब रही थी। रूबी बिस्तर पर बैठी हुई थी। बाहर सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। रूबी को ये सब नहीं देखना था, तो वो रूम में जाकर दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही थी। अधर्व हर रात उसके साथ सेक्स करता था, ना उसे सोने का मौका देता था, ना ठीक से आराम करने का। इन 2 महीनों में अधर्व की हैवानियत में तो कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन रूबी के सहने की ताकत ज़रूर बढ़ गई थी। अब उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसका दिल और उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुके थे। अब उसका शरीर भी किसी जिंदा लाश के जैसा हो गया था। चेहरा का सारा नूर, सारा ग्लो चला गया था। मुस्कुराए हुए तो जैसे एक अरसा बीत गया। हाँ, अपने भाई को दिखाने के लिए झूठ मूठ का जा मुस्कुरा देती थी कभी कभी। आज सगाई है अधर्व और करिश्मा की। वो दोनों जिसे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया, वही दोनों जो उसके लिए हर दर्द की वजह है, आज एक होने जा रहे हैं। उसने आज किसी भी तरह अधर्व से रिक्वेस्ट करके विनय को बाहर कहीं घूमने के लिए भिजवा दिया। विनय अभी ये भी नहीं सोचता कि अधर्व रूबी की शादी होगी। पता नहीं वो सच कैसे देख पाएगा। अभी 2 महीने पहले ही सर्जरी हुई है उसकी। इतना बड़ा सदमा कैसे झेल सकेगा? अगर उसे कुछ हो गया तो वही तो रूबी की इकलौती जीने की वजह थी। इसलिए उसने अधर्व से रिक्वेस्ट की और अधर्व ने मान भी ली। विनय को हिल स्टेशन और कुछ दिन घूमने भेज दिया सरोजा आंटी के साथ, ताकि सगाई का उसे पता ना चले। पहले सरोजा आंटी भी हैरान थी ये जानकर कि अधर्व करिश्मा से सगाई कर रहा है। रूबी ने उसे ये बोला कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो उनके रास्ते से हट गई। सरोजा आंटी घर की नौकर ही थी, तो ये सोचते हुए उन्होंने ज़्यादा सवाल करना ज़रूरी नहीं समझी। रूबी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक बड़ी सी प्लेट गुलाब की पंखुड़ियों से सजी हुई थी, जिसमें 2 डायमंड्स की रिंग रखी हुई थी। आज वही रिंग्स अधर्व और करिश्मा को एक बंधन में बांध देगी। रूबी सूखी हुई आंखों से उन रिंग्स को देख रही थी। शाम हो चुकी थी, सारे अरेंजमेंट हो चुके थे, मेहमान भी आने लगे हैं। घर के सारे नौकर मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए हैं। तभी अधर्व रूम में एंट्री करता है। अधर्व को रूम में आया देख रूबी तुरंत खड़ी हो जाती है। अधर्व उसके पास आकर बोलता है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अधर्व देखता है कि रूबी प्लेन ड्रेस में ही बैठी हुई है, अभी तक तैयार नहीं हुई है। रूबी थकी थकी सी आंखों को झुकाए हुए धीमी आवाज़ में बोलती है, आपकी सगाई है, आपको तैयार होना चाहिए। मैं पार्टी में नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बातों को सुन अधर्व उसके करीब आता है और उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। तबीयत क्या हुआ? मेरी जान की तबीयत को देखूं तो ज़रा।
अथर्व उसकी झुके हुए सर को उठाता है और उसकी आंखों में देखता है। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी आंखों में आंसू ही नहीं आते। क्या मेरा टॉर्चर अब तुम पर कम काम नहीं करता? रूबी अथर्व की आंखों में आंखें डाल कोर्ट आवाज में बोलती है। टॉर्चर जिंदा लोगों पर काम करता है बॉस, लाशों पर नहीं। रूबी की बात सुन अथर्व के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो उसकी कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी कस लेता है, लेकिन रूबी के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदलते। फिर उसे छोड़कर बोलता है, वहाँ वार्डरोब में ड्रेस रखी है, एक उसे पहनकर तैयार हो जाओ। तुम्हें ये पार्टी अटेंड करनी है, ये मेरा ऑर्डर है। अथर्व ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रूबी कुछ पल अपने टूटे हुए दिल के साथ वहीं खड़ी रहती है, फिर वार्डरोब की तरफ जाती है। रूबी वार्डरोब खोलती है। वहाँ एक बॉक्स था जिसे निकालकर बेड पर रखती है और उसे खोलकर देखती है। उसमें एक बहुत सुंदर काले रंग की स्पार्कलिंग वाली डिजाइन की साड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। साड़ी देखकर रूबी हैरान थी। सुबह तक तो यहाँ नहीं थी, अब कैसे और कौन रख गया? रूबी कंफ्यूज थी। वो साड़ी को देखकर एक गहरी सांस लेती है। रूबी को वो साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है, अपने चेहरे की ओर हल्का सा मेकअप करती है। वो बहुत ही फ्रेश और ब्यूटीफुल लग रही थी। वो साड़ी तो रूबी पर इतनी ज़्यादा फब रही थी कि कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। उसका पार्टी में जाने का मन नहीं था, पर वो अधर के ऑर्डर को मना नहीं कर सकती थी। उसे तो बहाना चाहिए उसे टॉर्चर करने का। रूबी बेमन से तैयार हो जाती है। वहीं दूसरे रूम में अधर भी तैयार हो जाता है। उसने ब्लैक सूट पहना था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कोर थे। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान या खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। सगाई का टाइम होने को आता है। अधर्व नीचे स्टेज पर आ जाता है। सभी मेहमान उसे बधाई देते हैं। अधर्व पुष्पा और हरि के पास जाता है और उसके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। अरे जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें जीवन में सारी खुशियाँ दें। दोनों आशीर्वाद देते हैं। मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है, नजर ना लगे किसी की। ये बोल पुष्पा अपनी आंखों से काजल का टीका अधर को लगा देती हैं। अंकल आंटी रोहन कहाँ है? अधर नॉर्मल टोन में पूछता है। होगा यहीं कहीं, उसे छोड़ वो आ जाएगा। फिलहाल अपनी सगाई पर ध्यान दे, हरी मुस्कुराकर बोलता है। अधर भी हल्का सा अपना सिर हिलाता है और फिर स्टेज में चढ़ जाता है। तभी करिश्मा भी हॉल में एंट्री करती है। हॉल में मौजूद सभी गेट्स की नज़रें करिश्मा की तरफ मुड़ जाती हैं। आज तो करिश्मा भी कहर ढा रही थी। पीच कलर का लहंगा, हाई हील्स, चेहरे पर मेकअप, डायमंड से डायमंड इयररिंग और मांग टीका, सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं सिवाय रोहन के। साइड में बार काउंटर पर खड़े रोहन, जो खुद भी गजब लग रहा था, उसे देख मुंह बनाता है। लो आ गई चलती फिरती मेकअप की दुकान। आज तो पूरी डायमंड में नहा कर आई है। अच्छा लूट रही है मेरे भाई को। और एक वो गधा है, एहसान एहसान की रट लगा के अपने आप को इस भूखी चुड़ैल को चढ़ाया जा रहा है। वो स्टेज की तरफ आती है और अधर उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर आता है। बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। करिश्मा का चेहरा खुशी से लाल था। वहीं अधर के चेहरे पर कोई भी प्रकार के भाव नहीं थे, बस वह नॉर्मल। उसकी नज़रें सीढ़ियों पर थीं, शायद किसी के आने का इंतजार कर रहा था। रोहन उसे देखकर फिर से बड़बड़ाया, ये देखो
आँखें अभी भी उसी को ढूंढ रही हैं और कहता है, प्यार नहीं है, फीलिंग नहीं है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? आखिर कुछ तो कर भगवान। रूबी और अधर को एक कर दे। कसम खा के बोलता हूँ, एक पैर पे चल कर आऊँगा तेरे मंदिर में माथा टेकने। फाइनली दोनों की रिंग एक्सचेंज का वक्त आ गया था। अधर की नज़रें अभी भी सीढ़ियों पर थी। रोहन उसकी सिचुएशन को देख एक गहरी सांस लेता है और सीढ़ियों की तरफ देखकर बड़बड़ाता है, अब आ भी जाओ भाभी, कहाँ रह गई? यहाँ मेरा भाई आपको देखने के लिए तड़प रहा है। करिश्मा अधर को इस तरह खोया देख उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, अधर क्या हुआ, कहाँ खोए हो? अधर करिश्मा की तरफ देखकर बोलता है, नहीं, कहीं नहीं। करिश्मा के बगल में खड़ी उसकी माँ बोलती है, अरे दामाद जी, थोड़ा इसकी तरफ भी देख लो, आपके लिए सुबह से तैयार होने में लगी है। अपनी माँ की बात सुन करिश्मा थोड़ा शर्मा जाती है। करिश्मा के साथ उसकी माँ आई थी। उसके पापा कुछ साल पहले किसी हादसे में चल बसे थे। करिश्मा अपनी माँ की बात सुनकर शर्मा जाती है और अधर से कुछ बोलने का वेट करती है। अधर करिश्मा की तरफ देखकर बोलता है, हाँ आज तुम। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी रूबी पर पड़ती है। उसकी आंखें जैसे उस पर टिक सी जाती हैं। तभी बाकी की लाइंस रूबी को देखते ही उसके मुंह से निकल जाती हैं। बहुत गॉर्जियस लग रही हो। रूबी के अधर की दी हुई साड़ी पहनी थी, कानों में झुमके, खुले बाल, आंखों में काजल, हाथों में चूड़ियाँ, होठों पर हल्की लिपस्टिक। रूबी को देखकर अधर की ही नहीं पूरे हाल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सभी की आंखें इस खूबसूरती पर टिक जाती हैं। अधर के मुंह से तारीफ सुनकर करिश्मा थोड़ा शर्मा जाती है। रोहन भी अधर और पूरे हाल की आंखों को नोट करता है और मन ही मन हंसता है। आज भाभी के लिए किस किस को पीटेगा भाई? पूरे हॉल की नज़र उन पर ही टिकी है। भगवान करे किसी की बुरी नज़र न लगे। क्या कमाल लग रही हो भाभी, वाह। रूबी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है और स्टेज के बगल में ही कुछ लोगों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। अधर की नज़रें रूबी पर टिकी देख करिश्मा को बहुत जलन होती है। उसके चेहरे के भाव देखकर रोहन अंदर ही अंदर बहुत हंसता है। जली जली चुड़ैल जली, वाह क्या नज़ारा है। रोहन ऊपर देखकर बड़बड़ाता है, लगता है जल्द ही आना पड़ेगा मुझे एक पैर पर। भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इतनी जल्दी सुन लेगी मेरी तूने। गॉड, यू आर फैंटास्टिक, आई लव यू, आई लव यू। वहीं रूबी की खूबसूरती पर पुष्पा की आंखें भी टिक जाती हैं। वाह क्या सादगी है, क्या खूबसूरती है। काश मेरे अधर को ऐसी लड़की मिलती, ना कि ये सिंगार पिटार की दुकान। इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये शादी का मतलब भी जानती होगी। पुष्पा करिश्मा की तरफ देखकर मन में बड़बड़ाती हैं। सगाई की रस्म शुरू हो जाती है। करिश्मा एक अंगूठी को थाली से उठाकर अधर की उंगली में पहनाती है। सब तालियां बजाते हैं। अब अधर की बारी। अधर थोड़ा हिचकिचाते हुए दूसरी अंगूठी थाली से उठाता है। वो एक नज़र रूबी की तरफ डालता है। दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं।